नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी आखिरी पड़ाव पर पहुंचे गुजरात चुनाव की। मल्लिकार्जुन खड़गे के वार से बेबस हुई बीजेपी की। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के अगले पड़ाव की। पीएम मोदी पर अशोक गहलोत के बड़े बयान की। जानेंगे दिल्ली निगम चुनाव में कल होने वाले मतदान की क्या है तैयारियां। कोलेजियम पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्यों उठाए सवाल। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीन पर पीएम मोदी की खामोशी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है राज्यपाल कोश्यारी का विरोध। उद्धव ठाकरे ने उठाई मांग, राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त व्यक्तियों के लिए तय हो मापदंड। दिल्ली मामले में उमर खालिद को बड़ी राहत। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को कड़कड़डुमा कोर्ट ने किया बरी। अपने बयान पर फिर घिरी स्मृति ईरानी। इमरान प्रतापगढ़ी बोले राहुल गांधी पाखंडी नहीं बल्कि पाखंडी स्मृति ईरानी है जो गैस के दाम 450 रुपए पर कर रही थी ढोंग। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी करना पड़ा महंगा। एक दिन में दर्ज हुए 2 मुकदमे। तो ये थी सुर्खियां और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में पहले चरण की जंग खत्म हो चुकी है। अब बारी दूसरे चरण के रण की है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस से लेकर बीजेपी नेता दम दिखाते नजर आए। तो दूसरे चरण में कैसा रहा प्रचार, किसने किए कौन से वादे, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया है, जिसमें 5 दिसंबर को मतदान होगा। जनता राज्य में नई सरकार को चुनने के लिए मतदान करेगी। अब कौन जीत हासिल करेगा ये तो 8 दिसंबर को घोषित होने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए ताकत लगा दी है। आज प्रचार के आखिरी दिन जमकर नारों का शोर गूंजा। प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पुरुषोत्तम रूपला सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने रैलियां और रोड शो की। वहीं आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और अल्पेश कथूरिया, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकुर और सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। अब जहां एक तरफ दिग्गज नेता पूरा जोर लगाते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की धड़कनें तेज है। इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट पर चुनाव है, जबकि वीरमगाम सीट जहां से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और गांधीनगर दक्षिण सीट शामिल है जहां से अल्पेश ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें दूसरे चरण में बची हुई 93 सीट के लिए मतदान होगा, जिसके लिए राज्य में बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप समेत लगभग 60 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार और निर्दलीय मैदान में हैं। अब इन दिग्गजों की किस्मत 5 दिसंबर को ईवीएम में कैद होगी। देखना होगा कि कौन सत्ता की चौखट को लांघता है। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अब उम्मीदवारों की दिलों की धड़कन तेज हो गई है। इधर रावण वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बीजेपी को खरी खरी सुनाई है। पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए खड़गे ने कहा, मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। पीएम मोदी मेरे बयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है खड़गे ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच नेताओं का एक दूसरे पर बयानबाजी करना और तेज हो गया है। कांग्रेस की तरफ से इस बार गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ रावण शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई, जिसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। अपने रावण वाले बयान पर खड़गे ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए मेरे बयान को हथियार बना रही है और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या उसके बारे में नहीं है, हमारी राजनीति मोदी की नीतियों को लेकर है। उन्होंने कहा कि हम दिखावे की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीतिक शैली में अक्सर लोकतंत्र की भावना का अभाव होता है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति हर जगह एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होती है। वहीं उन्होंने इशारों ही इशारों में आम आदमी पार्टी को
बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि आप किसी के इशारे पर कांग्रेस के वोटों को काटने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि मेरे पास 51 साल का संसदीय राजनीतिक अनुभव है, इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। मैंने विकास, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की आलोचना की है। दरअसल बीते दिनों अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी हर चुनाव में लोगों को अपना चेहरा दिखाकर वोट मांगते हैं। आपके कितने चेहरे हैं? क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और इसे पीएम मोदी और गुजरातियों का अपमान बता रही है। खड़गे ने इस बार गुजरात में बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को खड़गे का सच हजम नहीं हो रहा। इधर भारत जोड़ो यात्रा ने भी बीजेपी के दर्द में इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश में यात्रा को मिली अपार सफलता से बीजेपी बैकफुट पर है। अब राहुल की यात्रा राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। आज राहुल के साथ यात्रा में कंप्यूटर बाबा भी कदम ताल करते नजर आए। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चली है। रविवार की शाम 7 बजे ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। झालरापाटन चाउली से राजस्थान यात्रा में प्रवेश करेगी। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में अपना बचा हुआ सफर तय करेगी। आज यात्रा का 87वां और मध्य प्रदेश में 11वां दिन था। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी था, जिस कारण राहुल के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिव्यांग जन भी चले। यात्रा में कंप्यूटर बाबा और साधु संतों की बड़ी टोली के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से लगातार मिलते रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन से होते हुए आगर मालवा पहुंची और अब रविवार को ये आगर मालवा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के बाद हरियाणा और उसके बाद यूपी होते हुए दिल्ली जाएगी। अभी तक 37 जिलों और 7 राज्यों का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है। श्रीनगर तक जाने के लिए यात्रा 1141 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, कच्चा तेल 25% सस्ता, एलपीजी 40% सस्ती। ये 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े हैं। फिर भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए? प्रधानमंत्री जी, आपके लूट तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है। भारत जोड़ो यात्रा, जवाब दीजिए। कांग्रेस की ये यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा कर चुकी है। यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को मजबूत किया है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। अब राहुल राजस्थान में एंट्री लेने वाले हैं, जहां उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। तो क्या कह गए गहलोत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में नफरत और डर के माहौल को खत्म करने, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान पहुंचने वाली है, जहां यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य के सीएम अशोक गहलोत लगातार यात्रा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कोटा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज जो देश में माहौल बना है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आलोचना भी सहन नहीं होती। जहां जहां बीजेपी की राज्य में सरकार है, वहां पर भी यही स्थिति है। वे भी आलोचना सहन नहीं कर सकते। कई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में बैठे हैं। बीजेपी संविधान का मजाक उड़ा रही है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। इस यात्रा से कोई भी जुड़ सकता है। यहाँ तक आरएसएस और बीजेपी के लोग भी चाहें तो वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हम मना नहीं करेंगे। गहलोत ने कहा कि मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तभी मैं कहता था वो खुद मुक्त हो जाएंगे, लेकिन देश से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रोग्राम, पॉलिसी गांधी जी के दिए हुए हैं। उसी राह पर देश चलता आ रहा है। कांग्रेस के पास एक ऐसा इतिहास है जो किसी के पास नहीं है। बीजेपी के बारे में क्या बात करें, आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने भाग नहीं लिया। ये लोग तो उस जमाने में अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देश और कांग्रेस का डीएनए एक सा है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और सीएम अशोक गहलोत ने यात्रा के सहारे कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति बना ली है, जो बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा रही है। इधर एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली भी तैयार है। कल दिल्ली में नगर निगम के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आप के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो एमसीडी मतदान को लेकर कैसी है चुनाव आयोग की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट।
नए सिरे से वार्ड परिसीमन और तीनों निगमों को एक करने के बाद ये दिल्ली नगर निगम का पहला चुनाव है। रविवार की सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। शाम 5:30 बजे तक जो लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। इस बार राजधानी के 250 वार्डों के लिए वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव में बीजेपी और आप ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 450 से अधिक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 709 महिलाएं हैं और 640 पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी ओर से सबसे ज्यादा 140 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने 137 और कांग्रेस ने 134 महिलाओं पर दांव लगाया है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में कुल सीटें 250 हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व हैं 125, एससी के लिए रिजर्व हैं 42, पोलिंग बूथ 13,368, कुल मतदाता 1,46,73,847, पुरुष मतदाता 79,86,705, महिला मतदाता 66,86,081, ट्रांसजेंडर मतदाता 1,061 हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों ने अनुमति लेकर 10,000 से ज्यादा सभाएं, रोड शो और नुक्कड़ सभाएं की हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और 17 केंद्रीय मंत्रियों ने वोट मांगे, तो आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार चुनाव प्रचार में जुटी रही। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रखी है। अंतिम दिन तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने रोड शो निकाले। अब वोटिंग पर सभी का ध्यान है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी सुबह 3 बजे से चलेंगी। इस दौरान 35 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। अब मौका मतदाताओं का है। रविवार की वोटिंग के बाद सभी सीटों पर 7 दिसंबर को एक साथ काउंटिंग शुरू होगी। दिल्ली में कल मतदान है और 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना होगा कल जनता किसे एमसीडी की कमान सौंपती है। इधर जजों की नियुक्ति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा कि संसद से पारित एक कानून जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है और दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम सिस्टम को लेकर इस समय बहस शुरू हो गई है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति वाली कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेसी अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को पलटने का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संसद से पास अधिनियम को ही असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। दुनिया ऐसे किसी कदम के बारे में नहीं जानती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर संसद में चर्चा तक नहीं कराई गई, जो होना चाहिए था। उपराष्ट्रपति ने संविधानविदों से कहा कि कृपया दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण खोजें जिसमें किसी संवैधानिक प्रावधान को रद्द किया गया हो। उपराष्ट्रपति ने जहां कोलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबसे अच्छी प्रणाली बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम प्रणाली को सही बताया। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की पीठ ने कहा, इन दिनों कोलेजियम के फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन बन गया है। पीठ ने कहा, मौजूदा कोलेजियम प्रणाली जो काम कर रही है, बेपटरी नहीं होनी चाहिए। कोलेजियम किसी ऐसे व्यक्ति के आधार पर काम नहीं करता जो दूसरों के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी रखते हों। कोलेजियम को अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करने दें। हम सबसे पारदर्शी संस्थानों में से एक हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चीन को लेकर पीएम मोदी की खामोशी की। चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट में भी इस बात का बार बार जिक्र किया गया है कि चीन भारतीय जमीन हथिया रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसको लेकर आंखें बंद करके खामोश बैठी है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर चीन का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से चीन को लेकर कई सख्त सवाल पूछे हैं। तो क्यों चीन को लेकर हमलावर है कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा है और भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। आज कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीनी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। स्थायी शेल्टर और स्ट्रक्चर की इन खबरों पर मोदी जी चुप क्यों हैं? इसकी अनदेखी क्यों करी जा रही है? क्या चीन की हरकतों से सरकार अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप बैठी है? हमारी जमीन में बने इन शेल्टरों और स्थायी ढांचों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? डेप्सांग और डेमचौक जैसे सामरिक इलाकों से
चीनी सेना को खदेड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? सरकार सजग क्यों नहीं है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी शी जिनपिंग से मुस्कुराते हुए मिले थे, लेकिन 18 दिन बाद ही उत्तरी देपसोंग में चीन ने शेल्टर बना लिए हैं। ये इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा, भूभागीय अखंडता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार, विदेश मंत्रालय किसी का बयान नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये छुई मुई बन के प्रधानमंत्री जी क्यों रहते हैं? आप छुई मुई हैं क्या? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी 10 आलोचना करी जाएगी, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। देश ने आपको चुनकर इतने सर्वोच्च पद पर बिठाया तो आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी। एक सवाल पूछ लो तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, एक सवाल पूछ लो तो इसका बदला कौन देगा? अरे कब तक अपने बददिमाग प्रवक्ताओं के पीछे छुपे रहिएगा? और ये छुपे रहने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वैधव्य झेलती हुई हमारी प्रेसिडेंट को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, और एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ दीदी ओ दीदी करते हैं, तब उनकी गरिमा कहां चली जाती है? कहां? खबरों के मुताबिक चीन ने हमारी जमीन पर 200 शेल्टर बना लिए हैं। ये शेल्टर LAC से 15 से 18 किलोमीटर अंदर हमारी जमीन में खड़े किए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चीन अपने अतिक्रमण के बाद यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत ने सैटेलाइट तस्वीरों का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक कुछ गंभीर तथ्य सामने आए हैं। पेंगोंग झील के बगल में चीनी निर्माण हुआ है। 2 साल में बनाए गए बख्तरबंद सैटेलाइट इमेज में ये दिख रहा है। कांग्रेस की माने तो वहां एक गुम्बद जैसा निर्माण किया गया है और 2 माइक्रोवेव टावर लगाए गए हैं। इसके करीब 10 किलोमीटर दूर तक एक पुल का निर्माण हो चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।